हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने पढ़ा है, सॉल्यूशन का डिफिनीशन पढ़ा हुआ है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म में आपका बाई मास परसेंटेज पढ़ा है, बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा है और मोलरिटी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंसंट्रेशन टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर में, इसका बहुत ही यूज़ है। ठीक है, राउल्स लॉ में इसका यूज़ है, बहुत ध्यान से देखेंगे। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कौन सा टर्म है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। मैंने बताया था कि दो कंसंट्रेशन टर्म दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ये जिसमें मास से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, और जिसमें वॉल्यूम से रिलेटेड होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। उसके बाद आप समझ जाओगे कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये यहाँ पे कहीं वॉल्यूम नहीं है इसका आएगा। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। देखो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, आप मैथमेटिकली जानते हो। ठीक है, वैसा ही होता है। देखो सपोज दैट क्या करते हैं, हम एक बीकर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं जिसमें हमारा सॉल्यूट है A और सॉल्वेंट है B। ये हमारा सॉल्वेंट है और ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, इसमें हमने मिक्स कर दिया दोनों को, एक सॉल्यूशन बन गया। क्योंकि वी नो दैट, बिकॉज वी नो दैट सॉल्यूशन इज मेड बाय सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट A, सॉल्वेंट B, दोनों को हमने मिक्स किया, सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब देखो अगर और एक चीज और, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय X। मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट किया जाता है? X से। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर किसी कंपोनेंट का आप जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए होगा मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट upon total number of moles in solution। ठीक है, in solution number of moles of component upon total number of moles in solution। अब देखो जिस कंपोनेंट का अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट A, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या? इसका नंबर ऑफ मोल्स और प्लस इसका नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूशन का आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इसका मान लेते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट Na, क्या होगा? Na। वही आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा Nb। मैंने पहले बता दिया नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जो सॉल्यूट है इसका नंबर ऑफ मोल्स Na है और जो सॉल्वेंट है इसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय X। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन दोनों का निकल जाएगा, सॉल्यूट का भी निकलेगा और सॉल्वेंट का भी निकलेगा। तो यहाँ पे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, तो हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हैं तो इसको एक्से से डिनोट करेंगे। क्या हो जाएगा? एक्से। एक्से इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो इस कंपोनेंट का सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है? Na है। ठीक है, Na अपॉन
अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, Na इसका Nb इसका, तो दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा Na प्लस Nb, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया Na प्लस Nb, ठीक है। सेम सिमिलरली हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई Xb, सॉल्वेंट का है, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन का इक्वल टू होता है, आप इसका डिफिनेशन अगर दोगे द रेशियो ऑफ, क्या होगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ, ये फ्रैक्शन इसको हम रेशियो कर सकते हैं डिफिनेशन के तौर पे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ठीक है। ये इसका क्या होता है, रेशियो होता है, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, ठीक है। जिस कंपोनेंट का आपको निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल्स, जैसे सोल्यूट का निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Xa इक्वल टू Na, देखो नंबर ऑफ जो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है Na है, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन Na प्लस Nb, ठीक है। सॉल्वेंट का निकालेंगे Xb का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना जानते हो, मैंने पहले बता दिया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जानना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपकी जुबान पे याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, ठीक। अब देखो एक इसका मोल फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है Xa, अगर आपके सोल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसका यूज आगे राउल्स लॉ में होगा, ठीक है। तो Xa प्लस Xb इक्वल टू 1, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये दोनों उनका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, तो ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट टर्म कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, क्या पढ़ेंगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आया हुआ है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, बिकॉज वी नो दैट वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका ये होता है, ये जैसे वेट बाई वेट में जो आपका डिनोमिनेटर था, ये क्या था, ये मास ऑफ सॉल्यूशन था वेट बाई वेट में, वैसे, और ये क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट था। तो सिमिलरली वैसे ही करना है इसमें, ठीक है। इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज कब किया जाता है, जब आपका सॉल्यूट ग्राम में दिया हो और जो आपका सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड में हो, जो सॉल्यूशन हो वो लिक्विड में हो, ठीक है। तो तब इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है। अब जैसे देख लो इसका, देख ले तो क्या हो जाएगा, इसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। अब देखो जैसे आपको दिया है, अगर ये दिया हुआ है 20 ग्राम 20% NaCl वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, 20% NaCl वेट बाई वॉल्यूम, किसी भी क्वेश्चन में आपका दिया है
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जितनी आपके 4 प्रॉपर्टीज होती है उसमें किसी भी दे सकता है। तो इसका देखो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो एप्लीकेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर कहीं भी दिया रहेगा तो वहाँ से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाल सकते हो। जैसे ये देखो 20% NaCl, तो वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वेट दिया होता तो हम समझ जाते 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम हमारा NaCl, बट वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है तो 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम है, 20 ग्राम NaCl। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 ग्राम, इसका मीनिंग 20 ग्राम NaCl present in 20 ग्राम NaCl present in 100 ml solution। ठीक है, बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, 100 ml solution। ठीक है, अब अगर ये आपको वेट बाई वॉल्यूम दिया है और वेट बाई वेट पूछ रहा है तो देखो जब भी आप मास से, आपका मास से कन्वर्ट किस में होते हो, वॉल्यूम में आप कन्वर्जन करते हो तो डेंसिटी का यूज होता है। ठीक है, तो डेंसिटी दिया रहेगा आपको, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डेंसिटी दिया रहेगा। तो यहां से डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो सोल्यूशन का जैसे ये वॉल्यूम तो दिया है आपको 100 ml, ठीक है, सोल्यूशन का ml दिया हुआ है वॉल्यूम, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, मास निकालोगे। डेंसिटी दिया रहेगा तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका किसका, सोल्यूशन का मास आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्यूशन का मास जब आ जाएगा तो वहाँ से आप क्या करोगे, सोल्यूशन में से सॉल्यूट का मास निकाल दोगे। ठीक है, सॉल्यूट का मास निकाल दोगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, फिर आप वेट बाई वेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर वेट बाई वेट निकालने के लिए सॉल्वेंट के मास की जरूरत ही नहीं, आपका सोल्यूशन के मास की जरूरत है, तो सोल्यूशन का मास आपका यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हो, ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, मोलैलिटी, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी देखो, आप इसके पहले मोलैलिटी पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ेंगे मोलैलिटी। देखो नंबर, इसका डिफिनेशन मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg solvent, 1 kg solvent is known as molality. Number of moles of solute present in 1 kg solvent is known as molality. Number of moles of solute present in 1 kg solvent is known as molality. Molality is denoted by small m. ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में देखो अभी तक आपने जितने कंसंट्रेशन टर्म पढ़े सब में क्या होता था, 100 ग्राम सोल्यूशन होता था, ठीक है, लीटर होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता था। ठीक है, बट एक कंसंट्रेशन ऐसा है जो मैंने कंसंट्रेशन का डिफिनीशन दिया था, मोल्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और 1 kg सॉल्वेंट। तो वो 1 kg सॉल्वेंट जो हमने यूज किया था वो कंसंट्रेशन टर्म क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन जो सॉल्वेंट का मास होगा वो किसमें होगा, केजी में। ठीक है, अगर केजी में रहेगा तब तो आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर ग्राम में रहेगा तो उसको केजी में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर मास ग्राम में रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, और ये आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर दिया हुआ है M2, ठीक है, M2 इंटू, अब देखो ये ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ पे अगर ग्राम रहेगा तो यहाँ हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1000 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में रहेगा, अगर केजी में रहेगा तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना आपका सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होता है वही मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज in the formula of molality there is no volume is present, there is no volume is present, so it does not depend on temperature. Molality is denoted by small m. Small m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. तो number of moles is denoted by n upon, if mass of solvent is given in gram then 1000 in multiply by n. ठीक है, अगर आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिखेंगे, ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आप सॉल्यूट निकालेंगे। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां से ऐसे करके हम मोलैलिटी निकालेंगे। अब इसका यूनिट देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब इसका यूनिट हो जाएगा, यहाँ पे मोल्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका केजी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोल पर केजी, मोल पर केजी, इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर केजी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो ये मोलैलिटी है आपका। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, सॉरी प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. Small m is equal to number of moles of solute upon mass of solvent in kg. ठीक है, its unit is mole per kg, mole per kg. It does not depend on temperature. ठीक है, तो ये आपका अगर दिया रहेगा, क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, देख लो, जैसे दिया हुआ है 20 ग्राम NaOH dissolve in 420 ग्राम solution, 420 ग्राम solution. Find the molality. Find the molality. ठीक है, अब एक चीज याद रखो आप, सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट देखिए। अब यहाँ पे आपका सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोल्यूशन आपका दिया है तो सॉल्वेंट निकालेंगे, क्या करेंगे, तो निकाल लेंगे यहाँ से। तो वी नो दैट सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाता है आपका, सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट का वेट कितना है, 20 ग्राम।
प्लस सॉल्वेंट का वेट आपको नहीं पता, ठीक है, इक्वल टू कितना 420 ग्राम। यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट नहीं रखना आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना। और ये सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा 420 माइनस 20 ग्राम, ठीक है, ये आ गया 400 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना आ गया 400 ग्राम, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास कितना दिया हुआ है 20 अपॉन मोलर मास NaOH है, ठीक है, आपको दिया रहेगा ऐसे। Na का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है, ऐसे आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब NaOH का निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, Na मतलब 23, एक ही Na है, इसका एटॉमिक मास कितना है 23। देखो निकाल मोलर मास निकालने, इसका रखेंगे, इसका मोलर मास एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन एक ही है 16 प्लस हाइड्रोजन एक ही है 1, कितना हो जाएगा 23 और 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40 ग्राम। कितना आ गया, ये मोलर मास कितना आ गया 40 ग्राम, ये कट जाएगा, आ गया 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1/2। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है 1/2। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स 1/2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 400, और ये किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। अगर केजी दिया हुआ होता तो यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये ग्राम में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1000 इंटू 400, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा 5, तो मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया 5/4, 1.25, ठीक है, 1.25 मोल पर केजी, ये ठीक है। ये आपका मोलरिटी। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, ठीक, तो वो निकालने के बाद मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। अगर सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है तो सॉल्यूट में से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट आ जाएगा। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ऐसे मोलरिटी हम डिफाइन करेंगे और इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका ppm, लास्ट कंसंट्रेशन टर्म है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखो जब परसेंट होता है 100 से मल्टीप्लाई करते हो, पर मिलियन मतलब 10 का पावर 6, तो किसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर 6, तो ppm इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू पर मिलियन है, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6। ये कंसंट्रेशन टर्म यूज कब किया जाता है, जब सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, तब ppm का यूज़ किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे ही आपके इस इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो आपके डस्ट का पार्टिकल्स हैं, अगर उसका कंसंट्रेशन निकालना होगा
तो ppm का यूज़ किया, मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन है, तो पर मिलियन है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। तो आपके कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे खत्म होते हैं। आपने देखा 7 कंसंट्रेशन टर्म देखे, जिसमें से कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट थे और कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम